वेलकम टू लाल क्लासेस। लाल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए है जो एसएससी एलडीसी का एग्जाम देने वाले हैं या फिर एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं या फिर एसएससी जेई का सीपीयू का यानी एसएससी का कोई भी एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो जब आप एग्जाम में जब एंट्री लेते हैं तो एंट्री से पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए वो आपको फटाफट रिवीजन करवा देते हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर है, ये जो फटाफट रिवीजन है, ये हमारा जो है वो 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम आपको ऑलरेडी 4 दे चुके हैं जिसमें जीव विज्ञान का ही चारों आपको दे चुके हैं। इसके अलावे देखिए जो भी आपका अन्य चीज है जैसे हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो या हो इकोनॉमिक्स या करेंट अफेयर, इन सभी का जो है हम आपको फटाफट रिवीजन करवा देंगे ताकि एग्जाम में जाने से पहले अगर एक बार भी आप इन सभी को देकर जाएंगे तो एग्जाम में कंफ्यूजन आपका नहीं होगा और आपको बहुत जल्दी वो चीज जो है वो याद आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप ये चैनल का नाम भूल जाइएगा तो बाद में कभी यूट्यूब पर सर्च करना हो तो लाल क्लासेस, लाल कोचिंग क्लासेस के नाम से सर्च कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए ताकि जो अगला वीडियो आएगा कल वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इसी प्रकार का लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं। साथ में एसएससी का हम आपको डेली क्यूज भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, और बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और देखिए जो भी चीज इसमें आपको बताएंगे वो सब आपका पढ़ा हुआ है। जैसे पादप पार्ट 2 लेकर आए, इसके पहले पार्ट 1 था, सब चीज आपका पढ़ा हुआ है। बस एक बार आपको हम रिवीजन करवा दे रहे हैं बस, ताकि आपको जो है वो जल्दी से एक बार याद आ जाए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर वेबसाइट www.padhobabu.com। ठीक है, कहीं पे भी जाके आप जो है वो ले सकते हैं, टेलीग्राम पे भी और साथ में वेबसाइट पर भी। पादप जगत पार्ट 2 चलिए स्टार्ट करते हैं। पादप जगत पार्ट 2 आज हम लोग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, अब देखिए यहां से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे रूट यानी जड़ के बारे में। यह पेड़ पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। पेड़ पौधे को मिट्टी में खड़ा रखता है, ये बात आपको पता होगा। इसका जो निर्माण है वो मूलांकुर यानी रेडिकल से होता है। जड़ गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप कार्य करता है तथा यह प्रकाश के विपरीत भी जो है वो कार्य करता है। प्रकाश के विपरीत, ये एग्जाम में आ चुका है कि जड़ किसके विपरीत, प्रकाश के विपरीत, और गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप कार्य करता है। अतः इसे पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म तथा निगेटिव फोटोप्रोटिज्म के नाम से जाना जाता है। देखिए फोटो का मतलब प्रकाश होता है, तो प्रकाश के लिए निगेटिव, और जियो का मतलब पृथ्वी होता है, अब पृथ्वी के लिए पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इसको पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म और साथ में निगेटिव फोटोट्रोपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। जड़ में पर्व यानी जो नोड एवं जो पर्व संधियां होती हैं यानी जिसको इंटरनोड कहते हैं वो नहीं पाया जाता है, वो बताएंगे तना में पाया जाता है। ठीक है ना, ओके। मूसल जड़ यानी कि ये जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक आपका मूसल जड़ होता है, एक आपका अपस्थानिक जड़ होता है। मूसल जड़ क्या होता है, इसका विकास बीज के मूलांकुर से होता है और यह जीवन भर रहता है। ठीक है ना, मूसल जड़। इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है। यह कई प्रकार का हो सकता है, जैसे तुर्कु रूप यानी कि जैसे कि मूली, मूली जो है वो क्या है, जड़ का ही रूप है, इसको तुर्कु रूप कहते हैं, फूजीफॉर्म कहते हैं। अगला शंख रूप हो सकता है, जिसको जैसे गाजर, गाजर शंख रूप में कोनिकल शेप में होता है। कुंभ रूप जैसे कि सलजम, सलजम जो होता है वो नेपी फॉर्म में होता है। गांठ रूप जैसे कि आप देख सकते हैं गोलबास, ठीक है ना, मीरा बिलिस जिसे कहा जाता है, ये कैसा होता है, गांठदार रूप में ये पाया जाता है। अपस्थानिक जड़ किसे कहा जाता है, यह मूलाकुर से ना निकलकर पौधे के अन्य हिस्सों से निकलता है। ठीक है ना, अन्य हिस्सों से, जैसे कि स्तंभ मूल से निकलता है, जैसे बरगद हो गया, इंडियन रबर हो गया। ठीक है ना, इंडियन रबर जो है वो बरगद का पेड़ देखे होंगे ना, जड़ जो है वो कैसे कैसे निकल जाता है। आरोही जड़ होता है, जैसे कि पान का या मनी प्लांट का, उसको आरोही जड़ कहा जाता है। श्वसनी जड़ होता है, जैसे जूसिया रेपेंस का। स्वागीकरण जड़ होता है, जैसे सिंघाड़ा का, जो पानी फल जो सिंघाड़ा होता है उसका स्वागीकरण जड़ उसे कहा जाता है। अगला चूसक जड़ होता है, जैसे चंदन का हो गया, अमरबेल का हो गया, इसको इसमें चूसक जड़ पाया जाता है। जड़ अपने मूल रोम यानी कि जो रूट हेयर होता है से सहायता से परासरण एवं विसरण विधि के द्वारा मिट्टी से जल एवं खनिज लवण को अवशोषित करता है, ये लास्ट क्लास में भी आपको बताए थे, तथा जाइलम जो ऊतक होता है उसके द्वारा पत्ती तक भेज दिया जाता है।
और पुनः पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ बन जाते हैं उसको फ्लोएम के द्वारा जो है वो सभी जगहों पर यानी कि पौधे के अन्य हिस्सों में जो है भेज दिया जाता है। इसका चर्चा हम आपको लास्ट क्लास में भी किए थे। तना यानी कि स्टीम, यह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी निगेटिव जियोट्रोपिज्म तथा प्रकाश के अनुरूप यानी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म का कार्य करता है। देखिए तना इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये गुरुत्वाकर्षण के उल्टा, मतलब जिधर आपका पृथ्वी है उसकी उल्टा साइड बढ़ता है और प्रकाश के तरफ, क्योंकि सूर्य ऊपर है। तना में जाइलम और फ्लोएम ऊतक पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम तो तना में पाया जाता है। तना में पर्व एवं पर्व संधियां होती है, नोड होता है, इंटरनोड पाया जाता है। अब अलग अलग प्रकार का तना भी होता है, जैसे कि आपका भूमिगत तना हो गया और ये भी कई प्रकार का रूपांतरित होता है, जैसे प्रकंद, जैसे कि हल्दी एवं अदरक। तो एग्जाम में पूछता है हल्दी किसका उदाहरण है, अदरक किसका उदाहरण है, तो ये प्रकंद का उदाहरण है जो एक प्रकार का तना है। अगला हो गया कंद, जिसको ट्यूबर कहते हैं। ये जैसे आलू, आलू भी किसका एग्जाम्पल है? तो तना का। शल्यकंद जैसे प्याज एवं लहसुन, ये भी तना का एग्जाम्पल हो जाएगा। धनकंद जैसे कि ओल एवं अरबी, ये भी किसका? तो तना का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भूमिगत लेकिन तना है, याद रखिएगा, जो जमीन के अंदर पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधा का फूला हुआ मांसल या भाग जो होता है वो चपटा हुआ भाग तना का रूपांतरित रूप होता है, जिसे फाइलोक्लेड कहा जाता है, जबकि इसमें लगा हुआ कांटा पत्ती के रूप में होता है, ठीक है ना। अब पत्ती क्या होता है? तो पत्ती देखिए दो प्रकार का होता है, एक सरल पत्ती और एक तो संयुक्त पत्ती। वह पत्ती जिसका पत्तीवंद यानी लीफ ब्लेड कटा फटा नहीं रहता है उसे सरल पत्ती कहा जाता है, जैसे आम, पीपल, बरगद इत्यादि। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो पत्तीवंद, यानी कि ये क्या कहलाता है? तो कटा फटा ये नहीं रहता है, ठीक है ना। वह पत्ती जिसका पत्ती वृंद यानी लीफ ब्लेड कटा फटा रहता है उसे संयुक्त पत्ती कहा जाता है, जैसे तार, जैसे खजूर, आप देखेंगे नारियल का पेड़, नीम का पेड़, ये सब का पत्ती कटा कटा सा रहता है। अब पत्ती का रूपांतरण रूप, ठीक है ना, जैसे कि मरुस्थलीय पौधे में कांटे के रूप में हो जाता है, वो पत्ती रहता है, पत्ती कांटा बन जाता है मरुस्थलीय में। लतीदार फल एवं सब्जी में पत्ती जो है वो प्रतान यानी लीफ फेंड्रिल के रूप में जो है वो हो जाता है। पर्णघट, यह एक कीटभक्षी पौधा होता है जो अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? पर्णघट कहते हैं। पर्णघट पौधा अपने नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए कीट का भक्षण करती है, ठीक है ना, जैसे नेप्थीनीज, घटपर्णी, पिंगिलिएला, ठीक है, ये सारे, ये तीनों स्थलीय पौधा है, जबकि ड्रोसेरा एवं यूट्रिकुलेरा एक जलीय कीटभक्षी पौधा है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जलीय कीटभक्षी पौधा है? तो यूट्रिकुलेरा और कौन सा था? ड्रोसेरा। पत्ती का काम क्या क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य इसका काम है। उत्स्वेदन, जिसको वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, ये पत्ती से होता है। श्वसन का कार्य करना भी किसका काम होता है? तो पत्ती का होता है। अब इसके बाद देखिए फूल एवं फल के बारे में पढ़ लेते हैं। फूल जो होते हैं वो दो अंग होते हैं फूल का, ठीक है, एक आवश्यक अंग होता है और एक आपको सहायक अंग होता है, दो अंग होता है। आवश्यक अंग के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो पुमंग आता है और आपको जायंग आता है, ये दो चीज आता है आवश्यक के अंतर्गत। और बाह्य अंग या सहायक के अंग के अंतर्गत कौन आता है? तो बाह्य दलपुंज आता है, ठीक है ना, और तथा दलपुंज को शामिल इसमें किया जाता है। जिस प्रकार में यह चारों अंग पाया जाता है उसे पूर्ण पुष्प कहा जाता है, मतलब वैसा कोई भी फूल जिसमें ये चारों अंग जो है वो पाया जाएगा उसे पूर्ण पुष्प के नाम से जाना जाता है। किसी फूल के सभी अंगों को चार चक्र यानी सेट में बांटा गया है। पहला आपका क्या है? तो बाह्य दलपुंज है। क्या होता है? यह फूल का सबसे बाहरी चक्र होता है जो कली अवस्था में फूल के अन्य अंग को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी एक इकाई को सेपल कहा जाता है, यह भी बात आपको यहाँ पे याद रखना है, सेपल कहा जाता है। अगला है आपका दलपुंज, यह एक फूल का दूसरा सेट होता है जिसका मुख्य कार्य परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना होता है। जब तक कीट आएगा नहीं फूलों पर तब तक उसका परागण होगा नहीं। इसकी एक इकाई को पेटल कहा जाता है। तो पेटल किसकी इकाई है? तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, दलपुंज का है, याद रखिएगा, फूल का वो संबंधित है। अगला पुमंग है, इसे फूल का नर जनन अंग कहा जाता है। इसकी एक इकाई को स्टामेन जो है वो कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला आपका क्या है? तो जायंग है, ठीक है ना, जायंग,
इसे फूल का मादा जनन अंग कहा जाता है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। फूल का नर जनन अंग कौन सा किसे कहा जाता है? तो पुमंग को कहा जाता है। मादा जनन अंग किसे कहा जाता है? तो जायंग को कहा जाता है। और इसकी इकाई को क्या कहते हैं? तो कार्पेल कहा जाता है। किसी किसी फूल में बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज के बीच एक और इकाई होती है जिसे परिदलपुंज भी कहा जाता है। इसका एक इकाई को टेपेल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके एक इकाई को, ठीक है, इसके एक इकाई को कहा जाता है। फूल अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एकलिंगी फल, ठीक है ना, यहाँ पे फूल होना चाहिए, फूल यहाँ कर दीजिए। वैसा फूल जिसमें उमंग या जायंग दोनों में से कोई एक ही अंग अगर पाया जाता है तो उसे कहा जाता है, जैसे खजूर का फूल, जैसे पपीता का फूल इत्यादि। द्विलिंगी फूल, वैसा फूल जिसमें पुमंग और जायंग दोनों एक ही फल में पाया जाता है, उसे कहा जाता है। उभयलिंगी फूल, वैसा फूल जिसमें पुमंग एवं जायंग एक ही पौधा के अलग अलग फूलों में पाया जाता है, जैसे सभी लतीदार फल एवं सब्जी, इन सभी में जो है वो उभयलिंगी फूल के जो है वो पाए जाते हैं। ये फूल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप आपका नहीं है। अगला आपका प्राग्ने है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्राग्ने काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। परागन कोश से परागन का बाहर निकलना यानी स्टिग्मा तक आने की प्रक्रिया को परागन कहा जाता है। परागन का डेफिनेशन याद रखिएगा। और यह दो प्रकार का होता है, एक आपका स्वपरागन होता है जिसको सेल्फ पोलिनेशन कहा जाता है, दूसरा पर परागन होता है जिसे आप क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ पे पोलिनेशन के गलती से रोलिनेशन लिखा गया है, इसको पोलिनेशन समझिएगा, ठीक है ना। स्वपरागन क्या होता है? इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे स्वपरागन कहा जाता है। और जिसमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसे परपरागन कहा जाता है। अब माध्यम में क्या क्या हो सकता है? पानी हो सकता है, हवा हो सकता है, मनुष्य हो सकता है, मच्छर हो सकता है, इन सभी चीजों का जो है वो सहारा ले सकता है। परागन के पश्चात निषेचन की क्रिया फूल के स्टाइल में होता है, ये भी स्टाइल में होता है, याद रखिएगा। परागन के बाद निषेचन कहाँ होता है? तो फूल के स्टाइल में होता है, स्टाइल में। और उसके बाद फल का विकास अंडाशय या ओवरी में होता है, ये भी याद रखिएगा। फल का विकास कहाँ होता है? अंडाशय या तो ओवरी में। फल देखिए कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक सत्य फल कहा जाता है। सत्य फल वैसा फल जिसके विकास में केवल परिपक्व अंडाशय ही केवल योगदान दिया हो, उसे कहा जाता है, जैसे आम, नारियल इत्यादि। अगला आपका सूडो फ्रूट होता है, जिसको आप असत्य फल के नाम से जानते हैं। वैसा फल जिसके विकास में परिपक्व अंडाशय के साथ साथ फूल का अन्य हिस्सा भी मदद करता है, उसे हम लोग असत्य फल कहा जाता है। जैसे सेब हो गया आपका, अनार हो गया, अमरूद हो गया, इस प्रकार का। अनिषेचित फल क्या होता है? पार्थेनोक्रैप, वैसा फल जिसका विकास बिना निषेचन की प्रक्रिया से ही हो जाता है, उसे कहा जाता है। जैसे अंगूर, अंगूर में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है, केला में नहीं होती है, तो इसे कैसा कहा जाएगा? तो अनिषेचित फल कहा जाएगा। विभिन्न प्रकार के फल को पुनः 3 भागों में बांटा गया है, जैसे एक सरल फल होता है, सिंपल फ्रूट। वैसा फल जो रसदार एवं गूदेदार होता है उसे सरल फ्रूट कहा जाता है। और इसे जो है वो 6 भागों में बांटा गया है, जैसे एगो है आपका ड्रम, आम, नारियल, अखरोट को ड्रम कहते हैं, ड्रप कहते हैं। वेरी, अंगूर, पपीता, केला, टमाटर वेरी के अंतर्गत आएगा। पेपो, तरबूज, खरबूज, खीरा पेपो के अंतर्गत। पोम, सेब, नाशपाती इसके अंतर्गत। हस्पेरिडियन, नींबू, संतरा, मौसम्बी इसके अंतर्गत आता है। और वेलास्टर के अंतर्गत क्या आता है? तो अनार आता है। तो ये थोड़ा सा आपके लिए टफ लगेगा, बट इसको एक बार आप जो है वो देखिएगा, ये ज्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कम ही क्वेश्चन आते हैं। अगला है आपका पूज फल, ठीक है ना। यह एक समूह में पाया जाता है किंतु सभी का विकास एक ही फूल से होता है, जैसे शरीफा, गुलाब इत्यादि, ठीक है, ये इस प्रकार के फूल को। संग्रहित फल क्या होता है? ऐसा फल जिसका विकास कई फूल के द्वारा हुआ हो, उसे संग्रहित फल कहा जाता है, जैसे कटहल, अनानास इत्यादि, ठीक है ना। फल का खाने वाला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको हम बार बार बता दे रहे हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इन सभी पॉइंट को आप जरूर याद कर लीजिएगा। आम का क्या पार्ट खाते हैं? तो मध्य भित्ति खाते हैं। सेब, नाशपाती का फूला हुआ मांसल भाग खाते हैं, ठीक है ना। नारियल का अंतः भ्रूणकोश खाया जाता है। अमरूद का पूरा फल खाया जाता है। लीची में एरिल खाते हैं आप, और कटहल में बीज या बीज पत्र या परिग दल पुंज आप खाते हैं। काजू का बीज पत्र खा जाते हैं हम लोग, जबकि अनार का अंतर्भिति खा जाया जाता है, ठीक है। तो इतना जो है वो सफिशियंट है, मतलब ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जिसको आप अगर चाहो तो याद कर लिए होंगे, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता दिए।
बीज को अंकुरित होने के लिए वायु, जल, आर्द्रता, उचित तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि मिट्टी एवं खनिज लवण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, याद रखिएगा। तो यहां से ये बात जो है आपको याद रखना है, ठीक है। उत्स्वेदन प्रक्रिया क्या होता है, ठीक है ना, वैसा प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधा अपने शरीर के अतिरिक्त जल को बाहर निकाल देते हैं उसे ही उत्स्वेदन कहा जाता है। तो उत्स्वेदन याद रखिएगा, पेड़ पौधे अपने शरीर से जो अतिरिक्त जल होता है उसे कहाँ निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को पेड़ पौधे का आवश्यक अभिशाप भी कहा जाता है। यह प्रक्रिया तापमान, प्रकाश की तीव्रता, वायु की गति में अधिक होती है। ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। श्वसन प्रक्रिया, ये हम पौधे के टर्म में देख रहे हैं, ह्यूमन के टर्म में नहीं, आदमी के टर्म में नहीं। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज अणु का विघटन होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। अतः इस प्रक्रिया को विघटनात्मक यानी कि सीटेबोलिक जो है वो प्रक्रिया कहा जाता है। आप ये इक्वेशन जरूर याद रखिएगा, ये वाला इक्वेशन बहुत बार आपके एग्जाम में जो है वो आ चुका है कि जब आप C6H12O6 ग्लूकोज का है, इसके साथ आप ऑक्सीजन को जो है मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और 686 कैलोरी जो है वो एनर्जी प्राप्त हो जाती है। पेड़ पौधा और जीव जंतु में श्वसन की प्रक्रिया समान होती है। श्वसन की प्रक्रिया कोशिका में 2 चरणों में संपन्न होती है। कौन कौन सा? एक ग्लाइकोलाइसिस है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन नहीं होता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, यह भी बात याद रखिएगा, ठीक है। और यह प्रक्रिया कोशिका के जीव द्रव में जो है वो संपन्न हो जाती है। दूसरा क्या है तो क्रेब चक्र। यह प्रक्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। इसमें ग्लूकोज अणु का पूर्णतः विखंडन हो जाता है। इस प्रक्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा का भी निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है ना, पावर हाउस कहा जाता है। एडिनोकोन ट्राइफास्फेट यानी जिसको एटीपी कहा जाता है, तो एटीपी का कभी कभी डायरेक्ट वो आपसे एग्जामिनर फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, को क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो आपको जरूर याद रखना चाहिए। पेड़ पौधे और ठीक है जीव जंतु के पूरे श्वसन प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज के टूटने से कुल मिलाकर 38 एटीपी ऊर्जा की जो है वो प्राप्ति हो जाती है। पेड़ पौधे में श्वसन की प्रक्रिया विसरण विधि द्वारा होता है, ठीक है ना, द्वारा संपन्न होता है, याद रखिएगा। यह प्रक्रिया पत्ती में स्थित स्टोमा, तना में स्थित लैंटिसिन तथा जड़ में मल रोम के द्वारा जो है वो संपन्न होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन गैस लेता रहता है, याद रखिएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो छोड़ता रहता है। किंतु दिन के समय पेड़ पौधे में श्वसन के साथ प्रकाश संश्लेषण का भी प्रक्रिया चलता रहता है और श्वसन के दौरान छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वो क्या कर लेते हैं तो कर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण के रिगार्डिंग। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस है क्या? यह प्रक्रिया केवल क्लोरोफिल कोशिका में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर ग्लूकोज अणु का जो है वो निर्माण कर देते हैं। अतः इस प्रक्रिया को संश्लेषणात्मक माफ कीजिएगा प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है ना, एनाबोलिक। इस प्रक्रिया में ऑक्सीडेशन और अवकरण दोनों प्रक्रिया साथ साथ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। इस प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का जो है उपयोग किया जाता है, जबकि अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। यह प्रक्रिया पीले रंग एवं हरा रंग, पराबैंगनी एवं औरक्स प्रकाश में बिल्कुल नहीं होता है। यह भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला प्रकाशित अभिक्रिया, ठीक है ना, यह ग्रेना में संपन्न होती है। इसमें सूर्य प्रकाश का आवश्यकता जो है वो नहीं पड़ता है। अप्रकाशित अभिक्रिया अगला है, यह फोटो के स्ट्रोमा में संपन्न जो है वो होती है। ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। अगला आपके लिए पादप हार्मोन है, ठीक है ना, पादप हार्मोन। यह ग्रीक भाषा का शब्द हार्मेनिया से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है रासायनिक प्रक्रिया का उत्तेजन, ठीक है, उत्तेजित करना। पेड़ पौधे में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला ऑक्सीजन,
यह हार्मोन वृद्धि करने वाले भागों में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है ना। इस हार्मोन को इंडोल एसेटिक एसिड कहा जाता है, यह भी बात आपको याद रखना है। यह हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, साथ ही कच्चे फल एवं सब्जी को पौधा से गिरने नहीं देता है, ठीक है ना। गेहूं और मक्का के खेत में यह हार्मोन खरपतवारनाशी के रूप में भी कार्य करते हैं। संश्लिष्ट ऑक्सीजन का उपयोग 2,4-D 2,4,5-D नामक खरपतवार रसायन औद्योगिक उत्पादन में किया जाता है। ये एक प्रकार का खरपतवार है। जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन यह हार्मोन बीज के सुषुप्तावस्था को तोड़कर उसे अंकुरित होने के लिए प्रेरित कर देता है। इस हार्मोन का उपयोग करके बीज रहित फल का उत्पादन जो है वो किया जा सकता है, याद रखिएगा। आनुवांशिक रूप से बौना पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। एब्सिसिक अम्ल है। यह हार्मोन बीज के सुषुप्तावस्था को बनाए रखता है, अर्थात यह हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन के विरुद्ध जो है वो कार्य करता है। यह हार्मोन पेड़ पौधे में उत्स्वेदन की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। अगला आपका क्या है, तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन जरा देख लीजिए। यह हार्मोन पेड़ पौधे के जीर्ण अवस्था में जो है वो बनाए रखता है, अर्थात पेड़ पौधे के निकट कटे अंगों को इस हार्मोन के घोल में डाल दिया जाता है और वह अंग जो है बहुत दिन तक अपनी अवस्था को बनाए रखता है, ठीक ना। अगला आपका क्या है, तो इथिलीन है। इथिलीन है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात बता दें, अगर चैनल साथ नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, बाद में आप भूल जाते हैं। इथिलीन क्या है, यह एकमात्र गैसीय पादक हार्मोन है जो फलों को पकाने में मदद करता है, यानी फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में एसिटिलीन गैस जो है वो क्या करती है, तो मदद करती है, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे अवश्य जो है वो क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप को यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको वीडियो देखना होगा तो कभी भी यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लाल क्लासेज, आपको ये चीज़ जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर कीजिए। और आप जो है वो बता सकते हैं बच्चों को कि अगर आपको वीडियो देखना होगा तो यूट्यूब पे सर्च करना पड़ेगा लाल कोचिंग क्लासेस, ठीक है ना। तो कल मिलेंगे इसी टाइम पे। उम्मीद करते हैं आप सभी का आंसर जो है वो आज का भी जो है वो सही आया होगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में कल मिलेंगे सेम टाइम पे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।